आजकल YouTube बहुत सही प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि अगर YouTube नहीं होता तो शायद मेरा इतना इजी सब नहीं हो पाता। इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपकी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी और आपसे क्या सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में? लेडी आती है, वो कहती है कि मेरे पति हैं, वो मुझे शिव जी की पूजा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि मैं मीराबाई की तरह कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहती हूँ। तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस होगा? फाइनल क्वेश्चन, सिंस यू नो कि हमारे चैनल में बहुत डाइवर्स ऑडियंस आती है, चैनल का नाम ही फर्स्ट जेन लॉकेट है, सो दे आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। सो सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज कि मैं जुडिशरी की एक महंगी कोचिंग ले पाऊँ या सारी की सारी फैसिलिटीज एट ईज अवेलेबल हो। सो उन लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए? तनसुख पालीवाल सर हैं फ्रॉम लिंकिंग लॉस प्लेटफॉर्म। उनके वन शॉट्स इतने अच्छे हैं, वो इतने ट्रिक्स बताते हैं, इतने चार्ट्स बना के बताते हैं कि वो चीज़ रह जाती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं श्रद्धा शर्मा मैम। आरजेएस में इनकी 90th रैंक थी इन द ईयर 2024। सो आज के इस वीडियो में अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो आपके हिस्से के सवाल मैं सारे पूछने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो सबसे पहला सवाल, किसी भी बच्चे के दिमाग में ये होता है कि भाई कौन सी वो बुक्स हैं, कौन से वो रिसोर्सेज हैं, कौन से वो नोट्स हैं कि जिसको मैं फॉलो करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। एंड द सेम थिंग वाज विद मी। सो आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपने कौन कौन से बुक्स, एनी अदर मटीरियल, एनी अदर यूट्यूब चैनल्स आपने कौन से कंज्यूम करे, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, सो फर्स्टली किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट को, एंड स्पेशली अगर वो आरजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए बेरेक्ट तो उनका होली बुक होना चाहिए। ठीक है, मतलब बेरेक्ट से ही स्टार्ट करो, बेरेक्ट को ही स्टिक करो, क्योंकि क्या होता है आरजेएस में 80% ऑफ द क्वेश्चंस, बीट प्री बीट मेंस, सब कुछ बेरेक्ट से डायरेक्टली बनता है। कुछ केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं, तो वो इलस्ट्रेशंस भी इवन बेरेक्ट में कवर हो जाती है। देन कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड हो गया, उसे समझने के लिए थिन लाइन डिफरेंस है, वो समझ में आना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम बुक्स रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्टिकुलरली केडी गौर रेफर किया था। देन सीपीसी थोड़ा सा टफ पड़ता है डायरेक्टली बेरेक्ट से, तो सीपीसी के लिए हम टकवानी रेफर कर सकते हैं। और टकवानी मैंने क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ा था तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज सीपीसी हाँ थोड़ा सा टफ माना जाता है, बट बाकी मोस्टली चीज़ें बेरेक्ट से हो जाती हैं। अच्छा। देन और अगर इजी करना हो, अगर हमें सब कुछ ही प्लेट में चाहिए, तो आजकल यूट्यूब बहुत सही प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब नहीं होता तो शायद मेरा इतना ईजी सब नहीं हो पाता। मुझे बहुत ही अच्छे चैनल्स और एजुकेटर्स मिले थे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो तनसुख पालीवाल सर हैं फ्रॉम लिंकिंग लॉस प्लेटफॉर्म। उनके वन शॉट्स इतने अच्छे हैं, वो इतने ट्रिक्स बताते हैं, इतने चार्ट्स बना के बताते हैं कि वो चीज़ रह जाती है। स्पेशली जो डायग्रामेटिक चीज़ें होती हैं वो हमारा माइंड इजीली कैच कर पाता है और वो याद भी रहता है। ठीक है। सिमिलरली देवशीष पांडे सर हैं, उनके वन लाइनर्स इतने अच्छे थे कि मैंने उसी से अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर किए थे। अच्छा। ही इंक्लूड्स एवरीथिंग, इंक्लूडिंग मैगजिम्स, इंक्लूडिंग रीसेंट केसेस, लैंडमार्क केसेस, सब कुछ वो अपने कॉम्प्रिहेंसिव वन लाइनर्स में कवर करते हैं एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। बाकी बेरेक्ट तो है ही, स्टार्ट बेरेक्ट से करें, बट अगर कुछ और इन डेप्थ जाना है तो हम खुद के नोट्स बना सकते हैं या फिर हम रेफरेंस बुक्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट देन इम्पोर्टेंट बेरेक्ट ही है। सो जितना मेरे को समझ में आया, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेरेक्ट आपने फोकस बेरेक्ट पे दिया। yes. उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं मार्केट में, उनसे आपने जहाँ भी डाउट हुआ वो देखा। अपार्ट फ्रॉम इट जिन भी मेंटोर्स का आपने नाम लिया उनके आपने वीडियोस देखी विच एड यू इन द प्रिपरेशन। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब मैम मान लीजिए प्री मेंस हो गया, अब इंटरव्यू पे आ गए। सो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपकी कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी थी और आपसे क्या सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में? ओके, तो सबसे पहले तो मैं भी बाकी सबकी तरह डरी हुई थी कि क्योंकि मैं ऐसा किसी पर्टिकुलर को जानती नहीं थी जो मेरे जानकार में हो और उनका हो गया हो सिलेक्शन। तो मैंने जितना सुना था सिर्फ यूट्यूब पे ही सुना था या बाकी लोगों को बातें करते हुए सुना था कि उनका हो जाता है, वो बोलने में बहुत अच्छे, उनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है। अब मेरा ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा था नहीं कि नहीं, यू आर बीइंग हम्बल इनफ, ऐसा नहीं है ये तो आई नो। हाँ, बट मतलब ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट मुझे लगा नहीं, तो मैं काफ़ी डरी हुई थी। तो मैंने मॉक वीडियोस देखना स्टार्ट किया, जो भी मॉक इंटरव्यूज़ हैं, एंड देर आर सो मेनी मॉक इंटरव्यूज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मैंने उन सबका एक अलग से नोटबुक बनाया। तो उसमें जैसे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि डिक्री कहाँ डिफाइंड है, रेस जुडिकाटा कहाँ डिफाइंड है, या फिर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस बताओ, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव भी पूछे गए हैं। तो वो प्रिपेयर करते करते अराउंड मेरे पास 1000 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए थे एंड इसमें मोस्टली रिपीटेटिव हैं। राइट। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया क्योंकि मैंने उन सब क्वेश्चंस के खुद के आंसर्स पहले ही प्रिपेयर कर लिए थे।
क्योंकि जो हम मॉक इंटरव्यू देखते हैं उसका फीडबैक भी वहीं पे दिया हुआ रहता है, और कभी कभी हमें खुद को लगता है कि इस आंसर को मैं और बेटर तरीके से दे सकती थी या दे सकता था, तो वो सब मैंने पहले प्रिपेयर किया था। देन इंटरव्यू के लिए आई बिलीव कॉन्फिडेंट रहना इज इम्पॉर्टेंट। देन मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज खुद ने भी दिए थे, तो वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिला था वो काफ़ी हेल्पफुल था। जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, मैंने जहाँ भी मॉक इंटरव्यू दिए उन सब ने कहा कि यू आर डूइंग गुड, लाइक बट जब आप आंसर कर रहे हो तो आप बहुत स्टूडियस साउंड कर रहे हो, इतना सीरियस नहीं रहना होता, तो आप थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखो अपना। अच्छा। तो मैंने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ ध्यान रखी। इवन उन्होंने मुझसे ऑर्डर 21 का कुछ क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे रूल नंबर नहीं ध्यान था, बट मैंने कहा कि सर इट इज़ इन ऑर्डर 21, रूल नंबर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ये मैंने फिर हंसते हुए ऐसे सॉरी बोल के आंसर किया, तो आई थिंक इट वर्कड। राइट। अब सवाल क्या पूछे गए थे इंटरव्यू में, मैं आस्क? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स, लाइक मैंने जो सुना था बाकी बच्चों का कि कैसा जा रहा है, क्योंकि वो भी यूट्यूब पे आ रहे थे कि इन बच्चों से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। मैं जस्ट एंटर हुई और मेरा सेकेंड शिफ्ट में था, तो आई थिंक वो जस्ट लंच करके बैठे ही थे उस टाइम पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग एज अ सिविल जज और आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि एक्सटॉर्शन हुआ है, आपके पास केस आया, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एक्सटॉर्शन बाय ईमेल, तो क्या यहाँ पर साइबर लॉ लगेगा या नहीं। तो फिर मैंने कहा सर मे आई टेक अ मोमेंट, एंड देन मुझे लगा कि अगर ईमेल है, कंप्यूटर इन्वॉल्व है, तो साइबर लॉ होगा, बट प्रॉब्लम ये थी कि साइबर लॉ हमारे सब्जेक्ट में नहीं है जो आरजेएस का सिलेबस है, तो मुझे फिर भी लगा कि आंसर करना चाहिए या नहीं, मैंने किया। देन उन्होंने कहा कि प्रोविजंस बताओ, देन एक प्रोविजन है सेक्शन 4 IPC, वो थोड़ा सा साइबर लॉ से कनेक्टिंग है, तो मैंने वो बताया। देन दे वर सैटिस्फाइड, लाइक उन्हें पूरा कुछ नहीं जानना होता, उन्हें बस एक हिंट लगना चाहिए कि बच्चे को समझ आ रहा है या जो भी सीन है, आई डोंट नो उन्होंने क्या चेक किया। देन सडनली एक और क्वेश्चन कि क्या आप मीराबाई को जानते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने पूछा व्हाई इज शी फेमस, वो बताया। देन उन्होंने कहा अगेन इफ यू आर सिटिंग एज अ सिविल जज और आपके पास एक लेडी आती है, वो कहती है कि मेरे पति हैं, वो मुझे शिव जी की पूजा करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, जबकि मैं मीराबाई की तरह कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहती हूँ, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस होगा। अब मीराबाई डोमेस्टिक वायलेंस, लाइक ये सब ऐसा गोल गोल घूम गया। मुझे लगा ये तो क्या ही हो गया। अगेन आई आस्क्ड कि मे आई टेक अ मोमेंट, तो इस टाइम उन्होंने कहा कि इफ यू वांट यू कैन रेफर टू बेयर, लाइक उनके पास ऐसे टेबल पे बेयर रखे होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, बट मैंने कहा ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, बेरेक लेके भी क्या ही करूंगी। तो फिर बट लकीली मुझे कुछ ध्यान आ गया था, उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज, तो आई आंसर्ड दैट एंड देन अगेन दे वर सैटिस्फाइड। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। देन एक और क्वेश्चन था जिस पे मैं अटकी थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में विमेन एम्पावरिंग आर्टिकल्स बताओ। ये मुझसे रेखा बुराना मैम ने पूछा था। मैंने कहा 15 clause 3, लाइक आई स्टार्टेड विद इट। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट 14? मैंने कहा बिकॉज 14 इज फॉर एवरीबडी। तो शी सेड आर विमेन नॉट इंक्लूडेड इन एवरीबडी। अब इस चीज पे थोड़ी सी बहस हुई। देन ऐसा मैंने सुना था अगेन फीडबैक में कि उनसे आर्ग्यू नहीं करना है, तो मैंने कहा आई एम सॉरी। राइट। तो लाइक इस टाइप से चला, समझ नहीं आया, बहुत ही डाइवर्स, साइबर लॉ से कहाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, इसी टाइप से। सो जितना मैं कॉम्प्रिहेंड कर पाया फॉर द इंटरव्यू थिंग, आपने इतने मॉक्स देखे, उनके आपने खुद के नोट्स बनाए बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, और जो भी आपको फीडबैक्स अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में मिले बाद में, वो आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट करें। एंड क्वेश्चंस तो वो दे वर जस्ट ट्राइंग कि हाँ भाई जो भी उनका पैरामीटर्स रहता होगा, तो डाइवर्स क्वेश्चन जैसे आपने बताया वैसे तरीके से हुआ। अच्छा मैम, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपका दिन कैसा जाता था, आपका स्केड्यूल क्या रहता था? लाइक इट वाज लाइक अच्छा सुबह सिविल कर लो, रात को क्रिमिनल लॉ निपटा लो, जब एक बार या फिर एक बार एक बुक को लेके बैठे टकवानी फिर पूरी करी, फिर उसके बाद टॉर्च पे अवतार सिंह पे गए। सो हाउ डज द डे लुक्स लाइक? आप क्या करते थे उस टाइम? फर्स्टली क्योंकि मैंने बुक्स हर चीज़ के लिए नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता था मैंने सिर्फ उसके लिए बुक रेफर किया। तो एक सेकेंड, हाँ आराम से प्लीज। तो मैं जैसे बेरेक्स ही पढ़ती थी, तो बेरेक्स से मुझे ये समझ में आया कि पूरा बेरेक्ट एक बार में नहीं होगा। अच्छा। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2021, तो उस टाइम पे मैं 1 महीना एक सब्जेक्ट को दे रही थी। अच्छा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1 महीना पढ़ा तो स्टार्टिंग वाला वही सब्जेक्ट में भूल गई हूँ नेक्स्ट मंथ आते आते, ये बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी थी नहीं। तो मुझे समझ में आया कि एक तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन बात कर रहे हैं, अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, या हम आंसर्स लिखते हैं, तो सिंस आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम तो मैं इंग्लिश में आंसर लिखूंगी, हमें लगता है कि लैंग्वेज तो हो जाएगी, नहीं होती है। अच्छा। लाइक आई फेल्ड इन 2021 एंड आई रिमेंबर मुझे आउट ऑफ 30 मुझे 6 मार्क्स मिले थे लैंग्वेज में, प्री में।
तो आई नो कि लैंग्वेज कितना बड़ा रोल प्ले करती है, तो मैंने अपने पूरे दिन को इस तरीके से डिवाइड किया। एक चैप्टर में किसी भी चीज़ को उठा लूँगी, जैसे मैंने सीपीसी उठाया तो सीपीसी एक मेजर सब्जेक्ट है, उसका एक चैप्टर मैंने करना है। देन एक माइनर सब्जेक्ट है, या तो पूरा बेरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक छोटा सब्जेक्ट है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स, उसमें 10 ही सेक्शन है, वेयर जुवेनाइल जस्टिस है उसमें काफ़ी सेक्शंस हैं। तो ऐसे मैं डिवाइड कर लेती थी कि कितना एक दिन में हो पाता है। देन साथ में मैं लैंग्वेज को रखती थी। देन एक और चीज़ थी, जैसे जब तक वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई थी तब तक मैं डेली बेसिस पे या तो MCQ सॉल्व करती थी या फिर मैं मेंस का आंसर लिखती थी या ऐसे पढ़ लिया, लाइक एनी वन थिंग, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है तो 24/7 तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, बट कुछ तो एक्स्ट्रा करना है। तो वो एक चीज़ थी। बट जब वैकेंसी आ गई, प्री की डेट आ गई, तो मैं डेली बेसिस पे MCQ करती थी, और जब मेंस की डेट आ गई तो मैं डेली बेसिस पे आंसर लिखती थी। तो मतलब लैंग्वेज आपने लगातार रखी, साथ में आपने एक लॉ का कोर सब्जेक्ट रखा। हाँ, राइट। एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट। हाँ सर, मैं जैसा आपने बताया अभी कि वैकेंसी आती नहीं है और फ्रीक्वेंटली अपन को नोटिफिकेशन देखने को भी नहीं मिलते। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस अप्रोच कि यार हम जुडिशरी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो लगातार तैयारी करो, ना इंटर्नशिप करो, ना LLM करो, ना UGC नेट दो, या ना प्रैक्टिस करो। आपके केस में आपने ऑलरेडी UGC नेट या क्वालिफाइड। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि भाई हाँ आपने तैयारी प्रिपरेशन कर ली, फिर साथ में कुछ आप और करें, वैकेंसी आई फिर वापस से गए तैयारी मोड में एंड देन दिया, या फिर जस्ट पुटिंग योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें मेरा थोड़ा सा डाइसी व्यू है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास मेरा प्लान बी था, कुछ लोगों का नहीं होता है, एंड इट वर्क्स फॉर देम, तो ये उनके लिए अच्छी चीज़ है। बट पर्सनली मुझे लगता है लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, एंड सिमिलरली हमारी वैकेंसीज भी अगर आती भी हैं तो बहुत कम नंबर्स में आती हैं। और ये भी हमें पता है कि फिर उसमें सिलेक्शन, देन प्री मेंस इंटरव्यू, लाइक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो अनप्रिडिक्टेबल तो है जर्नी। तो ऐसे में मुझे लगता है प्लान भी होना चाहिए। मेरा पर्सनली टीचिंग था, क्योंकि मैंने जो इंटर्नशिप्स करी उसमें मुझे समझ आ गया था कि लिटिगेशन एंड कॉर्पोरेट इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू परस्यू फॉर लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगा टीचिंग एक और ऑप्शन है, तो इसीलिए मैंने LLM किया एंड देन UGC नेट दिया, एंड मैंने पढ़ाया भी है। लाइक मैंने 1 साल बीच में पढ़ाया जब तक वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है। तो आई थिंक इट वर्क्स वंडर्स। इवन टीचिंग ने तो मुझे हेल्प किया है, क्योंकि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि ठीक है मार्क्स आ गए। मेरे जब हम पढ़ाने जाते हैं, ये हुआ था मेरे साथ सेक्शन 13 ऑफ TPA, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई, बट देन सामने से एक क्वेश्चन आया, मैं नहीं आंसर कर पाई, तो मुझे समझ में आ गया कि डबल पढ़ के जाना है। राइट। तो टीचिंग हेल्प करता है, बट देन अगेन इंटर्नशिप्स का आई वुड से करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इतनी इंटर्नशिप्स नहीं की होती तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती कि मुझे जुडिशरी देना ही है। राइट। क्योंकि इंटर्नशिप करके ही मुझे समझ में आया कि मैं कौन से साइड ऑफ द कोर्ट रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए। करेक्ट। तो वो एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंटरव्यू, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है मेरे पास कोर्ट साइड का, मैंने इंटर्नशिप्स किए या मैंने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए हैं वो सब वहाँ काम आता है। राइट। अगर मैं सिर्फ पढ़ के जाऊंगी तो मैं उन्हें फेस ही नहीं कर पाऊंगी, लाइक मैं नर्वस ही रहूंगी ना पूरे टाइम। करेक्ट। तो करते रहना चाहिए साथ साथ में, फिर जब वैकेंसी आए देन जस्ट हॉप अप। अच्छा मैम, फाइनल क्वेश्चन, सिंस यू नो कि हमारे चैनल में बहुत डाइवर्स ऑडियंस आती है, चैनल का नाम ही फर्स्ट जेन लॉकेट है, सो दे आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। सो सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड आई डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज कि मैं जुडिशरी की एक महंगी कोचिंग ले पाऊँ या सारी की सारी फैसिलिटीज एट ईज अवेलेबल हो। सो उन लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए आपके हिसाब से? लाइक व्हाट शुड बी द पाथ जो उनको फॉलो करना चाहिए कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 3 इयर्स के पीरियड में आप ये कर लीजिए और इस तरीके से चल जाइए आगे? ओके, सो मेरा आइडियल पाथ ये है कि हमें फर्स्ट ईयर से ही नहीं डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। क्योंकि जब तक कि मैं मल्टीपल एक्सप्लोर नहीं करूँगी मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरे लिए क्या बेस्ट काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लॉ किया था तो एक सेकंड। हाँ श्योर। आज तो मौसम भी चेंज हो रहा है ना, मेरे खुद का आई एम हैविंग द सोर थ्रोट। लाइक जब मैंने लॉ किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मुझे उस टाइम पे मुझे किसी ने एक सीरीज रेकमेंड की थी, सूट्स, जो आई थिंक सबने देखी है। तो वहां से मुझे समझ में आया कि सिर्फ लिटिगेशन ही एक फैक्टर है लॉ का। लाइक पूरा फर्स्ट ईयर मुझे पता ही नहीं था कि और कुछ होता है, सिर्फ लिटिगेशन ही पता था। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो भी NGOs में करवाते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि और इंटर्नशिप्स कैसे लेते हैं। तो आई थिंक हमें फर्स्ट ईयर में तो डिसाइड ही नहीं करना चाहिए। पहले अगेन बेस्ट पार्ट यही है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लें, इंटर्नशिप्स करें, फिर हमें आइडिया लगेगा कि हमें करना क्या है। और अगर पता लग गया है कि हमें जुडिशरी करना है तो 4th या 5th ईयर इज द बेस्ट टाइम टू फाइनल ईयर से यू आर सेइंग, राइट?
मतलब पूरा कॉलेज किया, सारी चीजें समझ में आ गई, देन अब फुल्ली फोकस्ड होकर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देन एक बात आती है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास भी थे, इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है। वहाँ पे मैं बच्चों को नॉर्मली गाइड करती हूँ कि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो तुम कैसे कैसे फॉलो कर सकते हो। बिकॉज कोचिंग होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छी मेंटोरशिप होना। राइट। अगर कोई पर्सन है जिसने खुद ने क्वालिफाई किया तो वो आपको गाइड कर सकता है कि उस पर्सन ने क्या गलतियां करी हैं। देन एक और अच्छी चीज, लाइक अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तो मुझे पता नहीं होता कि मैंने क्या गलतियां करी और क्या नहीं, क्योंकि मैंने जो किया सब काम आ गया। क्योंकि मैं एक बार फेल हो चुकी हूँ तो मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां करी और अब मेरे पे क्या काम किया है, तो दैट आई कैन गाइड। वो जर्नी आप किसी और को पास ऑन कर सकते हैं, उसका टाइम बच जाएगा। एक है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैम के टेलीग्राम चैनल का लिंक अपन ऐड कर देंगे। एंड फ्री रिसोर्सेज याद है, वी ऑल्सो हैपन टू हैव आवर ओन वेबसाइट #promotion time sortmylawschool.com, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सो या सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। हाँ सॉरी प्लीज। आपने जैसे बताया कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आई थिंक एक्सप्लोरिंग यूट्यूब इज वन ऑफ द ऑप्शंस। यूट्यूब पे बहुत मैंने बहुत पढ़ा है यूट्यूब से। इवन मैंने जो एजुकेटर्स का आपको नाम बताया था, ऐसे ही बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। तो अगर वो यूट्यूब पे इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स इनटू मल्टीपल चैनल, अगर वो किसी एक या दो पर्सन को फॉलो करते हुए चले तो हो सकता है। सो बहुत सारी भीड़ को नहीं फोकस करना, एक या दो अपने हिसाब से जो सूट करे उनको पकड़ लो एंड जस्ट फॉलो देयर वे, जो भी आपको सूट करता है। लाइक कुछ एजुकेटर्स होते हैं जो घर की बात करते हैं, सारी रामायण करते हैं, तो बच्चे उनसे भी कनेक्ट हो पाते हैं। देन कुछ एजुकेटर्स हैं जो कि डायरेक्टली सिर्फ आते हैं, पढ़ाते हैं, देन चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे जो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप जिससे भी कनेक्ट कर रहे हो। हर टाइप की चीजें अवेलेबल है, हर टाइप के नोट्स भी अवेलेबल हैं इवन यूट्यूब पे। एजुकेटर्स रिसोर्सेज हैं सारी सफिशिएंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, किसी को पढ़ना हो तो। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। मैम कैसा एक्सपीरियंस था आपका ओवरऑल इसका, वो बता दीजिए, फाइनल फ्यू वर्ड्स वी वांट टू से। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक चीज़ है जो मैं अगेन मेंशन करती हूँ, मैंने पहले ही बताया था पार्थ को, जब मैं खुद लॉ कर रही थी या जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे लीगल पॉडकास्ट नहीं मिले। लाइक IAS के बहुत सारे अवेलेबल है, UPSC तो ऑलमोस्ट इतने सारे चैनल है कि एक बार देखने लगो तो पूरा यूट्यूब फीड भर जाता है, बट लॉयर्स के लिए ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं था। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। Please keep supporting. Thank you so much, ma'am. On that note, Darshan, cut.